हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु वत्स। मैं झटीगरा गांव नजफगढ़ से बिलोंग करता हूं, जो कि दिल्ली का ही एक पार्ट है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राज मॉडल स्कूल से पास करी है, जो कि पास वाले गांव शिकारपुर से बिलोंग करता है, और मैंने 5वीं कक्षा तक वहां पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अपनी 6ठी से लेकर के 10वीं की जो पढ़ाई है वो मैंने कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल से पास की है, जो कि हमारा नजफगढ़ के अंदर ही पड़ता है। उसके बाद जो मैंने अपनी 12वीं कक्षा है वो नॉन मेडिकल के अंदर पास की है, साइंस के अंदर, फ्रॉम रावमान सिंह पब्लिक स्कूल, जो कि हमारा पपरावट गांव नजफगढ़ के अंदर पड़ता है। और 12वीं के अंदर मैंने एक अच्छा स्कोर जो था वो हासिल किया, जिसके बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करने की, जहां से मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पास करी। मैंने अपनी 10वीं 2013 में, 12वीं अपनी 2015 में, और अपनी जो ग्रेजुएशन है वो 2015 से 2019 के अंदर पास आउट की फ्रॉम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उधर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। और जहाँ तक मैंने उसके बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि प्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना है और सरकारी नौकरी की तरफ जाना है, क्योंकि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ गिने चुने ही लोग हैं जो सरकारी नौकरी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं मन में था कि पूरी फैमिली में से एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छे लेवल की सरकारी नौकरी तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने ठान ली थी, और मैं 2019 से लेकर के 2023 तक लगातार प्रयास करता रहा। और फाइनली ये मेरा CAPF AC एग्जामिनेशन, जो कि सेकंड अटेम्प्ट था, इसके अंदर मैंने 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। और लकीली जो मेरा जो एफर्ट्स थे, जो मेरा जो स्ट्रगल था, वो यहाँ पर जा कर के ख़त्म तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन काफ़ी एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच गया है, जिसके बाद मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर मिलेंगी और उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करने की कोशिश करूँगा। स्कूलिंग में और स्कूलिंग के दौरान ग्रेजुएशन में या और आगे की पढ़ाई में कुछ लोग होंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ सीनियर्स होंगे, शायद हो सकता है टीचर्स भी हों। किन्होंने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया या हेल्प की या कुछ इस तरह से कि मोटिवेट किया आपको ये सब करने के लिए? तो अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में बात करें तो राज मॉडल स्कूल के अंदर जो हमारे जो प्रिंसिपल थे धर्मवीर सर, उनका कहीं ना कहीं जो मेरी शुरुआत थी उसको बनाने में उनका कहीं ना कहीं एक रोल रहा है। उन्होंने जो हमें चीज़ें सिखाई, लाइक मैथ्स, जो इंग्लिश जो उन्होंने हमें सिखाई 5वीं कक्षा में, हमें 8वीं कक्षा की पढ़ाई कराना, वो कहीं ना कहीं मुझे एक IQ दे करके गया, जो कि मुझे उस लेवल तक पहुंचा पाया। अपनी 10वीं कक्षा के बारे में बात करें तो हमारे जो स्कूल की प्रिंसिपल थी कृष्णा मैम, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो रहा, जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन बना करके रखा। ऑल्दो काफ़ी बच्चे ये सोचते थे कि ये मार सही नहीं है और प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मेरे लिए वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद था। वो थोड़ा सा जो डर था उसने कहीं ना कहीं मुझे एक डायरेक्शन में रखा, और मैंने अपनी पूरी जो 10th है उसके अंदर 10 CGPA हासिल किया, और मुझे वहाँ भी फर्स्ट रैंक आई थी। अपनी 12वीं के टीचर्स के बारे में बात करूं तो 12वीं कक्षा के अंदर जो मेरे कुछ टीचर्स थे, लाइक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल JK अरोड़ा सर, जिन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन जो स्कूल के अंदर है वो आज तक मेंटेन्ड है। 2015 में मैं था और आज तक वो डिसिप्लिन सेम देखने को मिलता है स्कूल के अंदर। और हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे मिस्टर KC झा सर, उनका शुरुआत से लेकर के लास्ट तक मेरी लाइफ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। उनके 2 साल के जो एफर्ट्स थे और मेरी जो प्रिपरेशन थी, उसकी बदौलत मैंने 12वीं में केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल किया। 100 मार्क्स भी स्कोर किए 12th में CBSE में। और यही कहीं ना कहीं जो हमारे मैथ्स के टीचर थे हमारे SK झा सर, उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन ऐसा होता था कि स्कूल में बच्चे जनवरी के टाइम पे मुझे बोला जाता था टीचर्स के द्वारा कि हिमांशु आप छुट्टी करो, आप पढ़ाई करो, हम आपके लिए ये बुक अरेंज कर रहे हैं, आपको ये बुक पढ़नी है, और इसी से सारा पेपर जो है वो आने की पूरी संभावना है। क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस था, उनको कहीं ना कहीं पता था, इतने साल से पढ़ाते हुए उनको ये चीज़ें थी कि क्या एग्ज़ाम के अंदर आता है CBSE के अंदर। तो वही कहीं ना कहीं मुझे इतना हेल्प किया कि मेरा मैथ इतना डेवलप्ड हुआ, और मैंने कॉलेज के अंदर भी अपने मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर किया, और उसके साथ साथ मैंने अपनी UPSC की जर्नी में भी मैथ्स को अपना ऑप्शनल चूज़ किया। देन अपने कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन 12वीं में जब हमें ईला मैम मिली, उन्होंने कंप्यूटर साइंस को इतना अच्छे से समझाया, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराया कि मैंने कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट सब कुछ सीख ली थी जो एक 12वीं के बच्चे को आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं 12वीं में कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा स्कोर कर पाया। वहाँ से कहीं ना कहीं जिज्ञासा जागी कि मुझे कंप्यूटर साइंस को चूज़ करना चाहिए। और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो भी नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही पास की।
और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जब मैं गया, उधर थोड़ी सी कठिनाइयाँ आई, बिकॉज 12वीं में जो था वो थोड़ा कम था और जो ग्रेजुएशन में हमें पढ़ना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर्स का सपोर्ट था, मैं ग्रेजुएशन के कुछ टीचर्स के बारे में बात करूं तो मुझे आज भी याद है, हमारे एक राजीव सर थे जो कि मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे, और उनको शायद अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको ज़रूर याद आएगा कि हिमांशु भी कोई था जो मैथ्स की प्रिपरेशन करता रहता था। लैब के अंदर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन सर मुझे प्रैक्टिकल के अंदर जो वाइवा हो रहा है उसमें मुझे कंप्यूटर के सवाल की बजाय मुझे मैथ के सवाल पूछते थे, ताकि ये बंदा कॉन्फिडेंट रहे, ये अपनी प्रिपरेशन करता रहे और इसको ये फील ना हो कि यहाँ पे वो कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। बाकी हमारे जो कॉलेज के और टीचर्स थे, प्लेसमेंट के जो टीचर्स थे, रावत सर, भाटिया सर, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मेरी लाइफ में भी प्ले किया। और बाकी जो और बच्चे थे जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, उनके लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आज हमारे कॉलेज के एलुमनाई में बड़े बड़े कोडर्स भी हैं, वेब डेवलपर्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट्स भी है, आईपीएस ऑफिसर्स भी है, इवन मिनिस्टर्स भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यूपीएससी की तरफ लेकर के गई, जब मैं अपने कॉलेज के एक सीनियर जो काफ़ी ज़्यादा सीनियर है हमसे, ईरा सिंगल मैम, उनको मैंने देखा पहली बार। और वो हमारे कॉलेज के अंदर 2015 के अंदर आई थी, क्योंकि उन्होंने भी सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन पास की थी 2006 में। तो उनका एक सेशन जो ऑडिटोरियम के अंदर हुआ था, उसको देख करके मुझे कहीं ना कहीं इतनी खुशी हुई, और मुझे आईएएस के बारे में पता चला, मुझे सरकारी नौकरी, यूपीएससी, इनके बारे में ज़्यादा पता चला, और मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। आज के समय में कोशिश रहती है कि सरकारी नौकरी पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाए, और जो इंडिया का जो यूथ है वो प्राइवेट जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जाए, ताकि इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो। बट मेरा कहीं ना कहीं मानना था कि प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर रह करके हम बहुत ही बड़ा चेंज ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। इसीलिए मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटर से इंस्पायर होकर के एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया, और कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया कि मुझे एक ऑफिसर बनना है जो कि लोगों के साथ रहे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने, उनकी ग्रीवांसेस को रिजोल्व करने की कोशिश करे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो मदद है वो कर सके। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा खुद भी देखा है कि उनको वो चीज़ जो वो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाती है, या उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो मेरी तरफ से यही कोशिश थी शुरुआत से ही कि मुझे इसी सेक्टर के अंदर जाना है, और यही ध्यान रखते हुए मैंने प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करी, यूपीएससी की तैयारी करी, और सिविल सर्विसेज के अंदर भी मैंने 3 अटेम्प्ट दिए। और उसके साथ साथ मेरा कहीं ना कहीं ये था कि अगर सिविल सर्विसेज को हम उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट कमांडेंट जो एग्जामिनेशन है वो मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सीएपीएफ में भी अपने 2 अटेम्प्ट दिए। पहला अटेम्प्ट 2020 में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन मैं फेल हो गया, 6 मार्क्स से मैं फेल हो गया। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मैंने उस एग्ज़ाम के पैटर्न को ऐसा समझा कि मैंने अपने मार्क्स को इतना बूस्ट किया कि 133 मार्क्स मेरे पिछली बार थे और इस बार मैं 185 तक पहुंच गया। और सेम चीज़ इंटरव्यू में मैंने 90 मार्क्स से 110 मार्क्स तक का जो सफ़र तय किया। ओवरऑल मेरा स्कोर, जो वो बच्चा जो 6 मार्क्स से बाहर हो गया था, आज वो रैंक 1 बन के आपके सामने प्रेजेंट है, और उसने कम से कम 74 मार्क्स का जो गेन है वो हासिल किया, जस्ट ये पता लगा करके कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये मेरे लिए एक काफ़ी यूज़फुल हुआ कि मैंने, जब मैं सफल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में 2022 में एक ऐसा दौर आया जहाँ पे मैं डिमोटिवेटेड हुआ, और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनको गाइड करना शुरू किया, उसी एग्ज़ाम के लिए गाइड करना शुरू किया जिसकी मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मैं भी उसके साथ कनेक्टेड रहूँ, उससे डाइवर्ट ना हूँ, और साथ के साथ उन बच्चों को हेल्प कर सकूँ जो कि या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको उतनी ज़्यादा गाइडेंस मिल नहीं पाती है, क्योंकि हर कोई टॉपर अवेलेबल नहीं होता। और उस टाइम पे मैं भी टॉपर नहीं था, टॉपर मैं बाद में बना। उससे पहले मैं एक टीचर था, एक मेंटोर था, एक गाइड था, और एक डायरेक्शन दिखाने वाला पर्सन था जो कि बच्चों को डायरेक्शन दिखाता था उसी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। और यही मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा एक स्टूडेंट, उसने CDS एग्ज़ाम क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 110 हासिल की, और उसको IMA मिला है, और वो जल्दी ही ज्वाइन करेगा। और उसके साथ साथ हमारा भी अब सिलेक्शन हुआ, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले जितने और भी बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, और इसी एग्ज़ाम को नहीं और दूसरे एग्ज़ाम्स को भी क्लियर करें। और यही चीज़ मैं अपने गांव के बच्चों को भी ये दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, उनको वो डायरेक्शन देना चाहूँगा, ताकि वो ये चीज़ लर्न करें, सीखें कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी तो कर सकते हो, आप भी वहीं के रहने वाले हो। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं अपनाई, सिर्फ सिंपल पाथ, जो भी एग्ज़ाम है उसके पैटर्न को समझा और इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ता चला। सर, मेरी फैमिली के अंदर मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, बाकी मेरे ग्रैंडफादर हैं, और मेरे ताऊ जी ताई जी हैं,
और उनके बच्चे हैं। हम जॉइंट फैमिली के अंदर एक साथ ही रहते हैं। सर मेरे फादर एक फार्मर हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। मेरी पूरी फैमिली लगभग फार्मर ही है और फार्मिंग बिजनेस में मार्जिनल फार्मर्स हैं बेसिकली। मेरा शुभ नाम राम प्रकाश है जी। आप हिमांशु के दादाजी हैं। दादाजी। तो आपको कैसा लगा इन्होंने जब ये एग्ज़ाम पास कर लिया? मैं तो बहुत खुशी हुई जी, मैं तो बहुत बढ़िया लगा। एक हम गरीब परिवार के आदमी हैं, इतना बच्चा इतने मेहनत के साथ बाहर निकल आया तो बड़ी खुशी है हमने। तो मैंने जितनी करी है जी वो तो रात दिन में बस किताबों में ही पढ़ा रहा, बाकी खुद ना हमने इस पर कोई दबाव दिया किसी किस्म का। अपनी किताबों में ही लगा रहा हर वक्त, अपना करता रहा। हमने इसको कभी नहीं टोका, अपने किताब में बढ़ा रहा। हमने कभी इस पर दबाव नहीं दिया कि भाई तू आ खेत में आ या घेर में आ, भैंस का कर गाय का कर। हमने कभी कोई दबाव नहीं दिया इस पर। तो वो काम कभी इन्होंने किया कि नहीं? कभी नहीं किया ना जी, इन्होंने ना हाथ लगाया क्या है, अपनी पढ़ाई के सिवाय। मतलब शुरू से इनको पढ़ाई का शौक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खेल कूद का ज़्यादा शौक नहीं था? जो खेल कूद में भी कहाँ, जो इस कमरे में तो बाहर न निकला था, इसी में बड़ा किताब में बढ़ा रहता। बहुत कम बाहर निकल कर घूमने जाता, थोड़ी बहुत देर, बाकी अपनी पढ़ाई में मस्त रहा। खेल कूद का भी कोई शौक ज़्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं था, बस मामूली घूम आओ था कहीं थोड़ा बहुत बस। अच्छा, ये बच्चा जैसे अकेला पढ़ रहा है घर में और बाकी नहीं पढ़ रहे हैं, या बाकी बच्चों के ऊपर आपने दबाव बनाया कि भाई तुम भी पढ़ो? इसकी दबाव तो खूब दिया है, ना पढ़े तो उसका क्या कर सके बता भाई। दबाव तो हमने सब पे ही दिया है, सारे बच्चों पे। अभी इसकी लगन थी जो पढ़ गया, उनकी लगन ना थी ना पढ़ेगा, थोड़ा पढ़ कर। आपको बहुत खुशी है इस बात? मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है जी, बिल्कुल खुशी है। अब खुशी तो होगी जब एक गरीब परिवार का एक छोटा सा बच्चा इतना ऊपर गया तो खुशी तो होगी। तो किसने बताया आपको सबसे पहले इनके बारे में कि बच्चा जो है ऑल इंडिया टॉपर हो गए हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, उनका सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट पे? तो इसी ने बता दिया था मेरे को शुरू में ही, रिजल्ट आते ही बता दिया था मैं टॉपर। आपको विश्वास था कि आपका बच्चा ये सिलेक्शन हो जाएगा इसका कहीं ना कहीं? ऐसा जो इतना भारी विश्वास ना था जो इसने करा, ये तो था कि वो निकलेगा ऊपर, पर इतना भारी विश्वास नहीं था कि वो इतना ऊपर निकलेगा। जी मेरा नाम रमेश कुमार है और पिताजी का नाम राम प्रकाश जी है। ये जो पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं ये, और मैं हिमांशु वत्स का पिताजी हूँ। और आप माता जी हैं? हाँ, ये इनकी माता जी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? भारती शर्मा। मैं तो इससे शुरू से आखिरी तक यही कहती आ रही थी तेरा रिजल्ट टॉप में ही आएगा, मुझे इस पर पूरा विश्वास था। ये शुरू से ही अच्छा है, बेस्ट है पढ़ाई में। हमने इसको पूरी तरह सहयोग दिया पढ़ाई में, जो भी इसको चाहिए सुविधा पढ़ाई के लिए हमने इसकी अरेंजमेंट की। हमने इसे कभी किसी काम के लिए नहीं कहा, हमने कहा पढ़ अपना, जो तुझे करना करके दिखा, अपना नाम कमा, अपने गांव का कर, अपने बाबा दादी का कर, पढ़ के दिखा हमें। इसने शुरू से ही इसकी पढ़ाई में लगन थी, शुरू से ही पढ़ाई में लगन। हाँ, कभी कभी कहता था मैं भी चलो खेत में, लेकिन मैंने कहा नहीं, खेत में तो हम ही देख रहे हैं क्या है खेत में, बाकी तो बंदों का तो पढ़ ले, बस जितना पढ़े जा, खेत तो हम ही बता देंगे क्या है खेत में क्या नहीं है। वैसे हम खेत तो करके तो है नहीं जी, देखो हम तो किराए पे लेते हैं साल में, उस पर 25,000 रुपये एकड़ है, एक साल का 1 किले का, तो 15 किले हम लेते हैं किराए पे, गांव से ही, गांव वालों के ही, तो उनमें हम खेती करते हैं। बाकी जो ट्रैक्टर वगैरह भी हमें लोन पे ले रखे हैं सब, उनको अब देखो लोन ये उतारेगा कि ना उतारेगा वो तो इसके हाथ में है। हम तो जी देखो इसकी पढ़ाई के चक्कर में दबे हुए हैं थोड़े से। हम इससे तो नहीं, इसको तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है इसके बाद हमें इसे कुछ बताया नहीं है। हमें तो इस तो कहते रहे यहाँ घर में नहीं पढ़ाया जाए तो कुछ कोचिंग वगैरह ले, किसी टीचर की मदद ले, बड़े इंस्टीट्यूट है बहुत दिल्ली में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जा। बोले नहीं करूँगा तो अपने दम पे ही करूँगा, ना तो नहीं करूँ, चाहे साल लग जाओ कहीं, लेकिन करूँगा अपने दम पे ही करूँगा। ये हम तो बतेरी कोशिश करी, मगर तू कर ले, कोचिंग कर ले, तेरे पैसे की चिंता ना कर, उठा लेंगे कहीं से कर्जे पे, क्या होगा, दिया जाएगा सबको, नहीं लेता। बड़े बड़े करोड़पति भी कर्जा उठाते हैं, वे भी तो देते होंगे, हम भी देंगे कहीं से कुछ करके। तो ये हमारी तो यही थी कि तू पढ़ ले, बस खेती बाड़ी तो हम आप संभाल लेंगे जी, ये था हमारा तो विचार। तो आपने हमेशा इनको मोटिवेट किया? हाँ जी बिल्कुल किया, हमें इससे तो ये नहीं कहा तो यहाँ से ये कप उठा कर यहाँ रख दे, और आगे भी करते ही रहेंगे।
बाकी इसने इस कमरे में सुबह वो घुसता था, ये हम सुबह 1 बजे लंच होता था, हम नीचे से फ़ोन करते भाई रोटी खा ले, ये बोलता आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो इसके 5 मिनट 2-2 घंटे में चले जाते, इसके 5 मिनट ही पूरे नहीं होते जी। ये तो हमें इसका पक्का वो है जी। इसके आज तक इसके कई साल हो गए जिसको पढ़ते, इसके 5 मिनट पूरे नहीं हुए, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चले ही जाता था इसका, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और रात का पता नहीं 2 बजे का 3 बजे का, हम तो ये लाइट जो बाहर रखी है इसको देखते थे, अगर ये चालू है तो समझो अंदर पड़ रहा है, ये जब ये बंद होगी तो समझो अब सो चुका है वो। तो ये ध्यान रखते थे हम तो नीचे, ये जाल में से नीचे से। तो मतलब आपको रात को भी नहीं, हम तो रात को भी 12 बजे भी आँख खुलती तो देखते, 2 बजे खुलती तो मेरा फिक्स टाइम है जी 3:30 बजे उठने का। 3:30 बजे मेरे पास भैंसें हैं, पशु हैं, उनका करना, दूध ला के निकालना और यहाँ रखना। बाकी उसके बाद फिर अपना खेती बाड़ी का संभालते थे पशुओं के बाद, ये काम था मेरा। तो खेती में तो कुछ मिल नहीं रहा जी, 3 साल से हम तो बर्बाद ही हो रहे हैं। कुछ तो भगवान ने कर रखा है, ये 3 साल से बर्बाद ही कर रहा है, सबका ही कर रहा है, हमारा कई अकेले का कर रहा है, पूरे गांव का, पूरे एरिया का ही नुकसान हो रहा है इस पर। तो सरकार इतना सहयोग कर रही है आपको? सरकार को हमेशा हमें नहीं मिलता ही, सरकार से हम तो पूरा पैसा साल का 25,000 खेत वाले को देते हैं, चाहे तेरी फसल हो चाहे तो बोलते हैं तेरा कुछ हो चाहे मत हो, वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। वो तो सरकार का भी लेते हैं और हमसे भी लेते हैं, वे तो दोनों तरफ का खाते हैं खेत वाले, क्या कर सके उन्हें। उनसे बोल ले तो कह दे खेत छोड़ दे और तुम्हारे जैसे भते रहेंगे, वे ले लेंगे खेत ने। तो खेती में मतलब शुरू से इस तरह का नफा नुकसान रहा है या? खेती में से तकरीबन नुकसान ही मिला हमें, फ़ायदा तो इतना मिला है कि उनका जो खेत वालों का था वो चुका दिया और अगला उठा लिया। ये है खेती में, तो यही है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। ज़्यादा बारिश होगी तो फसल बर्बाद है, उनको तो अपना वो अपना चाहिए कण जो साल का होता है उनका। ये मतलब आपके कहने का मतलब खेत आपके नहीं है? नहीं, खेत हमारा जी, कुल हमारी घर की अपने दादा लाई खेत है सिर्फ 3 बीघा, किला भी पूरा नहीं है, 3 बीघा है बस। बाकी हम किराए पे लेते हैं, कम से कम साल का 5 लाख रुपया बैठता उगाई का, जो हम किराए पे खेत लेते हैं 1 साल का। वो तो हमें देना ही देना है, चाहे तो फसल उगा चाहे मत हुआ, वो तो उनको देना ही है। ये है जी अपना, मतलब उस तरीके से गुजारा? हाँ जी, इस तरीके से गुजारा, हमने अपना भी गुजारा किया और इसकी पढ़ाई में भी लगाया है। इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचाने में पैसा तो देखो जी लगता है, छोटे 1000, 10, 5,000, 20,000 लाख से तो काम चलता नहीं। आगे बड़े कॉलेज तक भी गया, वहाँ भी पैसा लगा, 1 लाख रुपया साल की फीस थी वहाँ भी NSIT में, वो भी दी है हमें। जर्नल में था जी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी इसकी। जनरल वालों को कुछ मिलता ही नहीं। गांव में पंचायत वगैरह होती है वहाँ? नहीं, गांव में कोई 15 साल पहले प्रधानी थी, वो सब खत्म हो गई, लड़ाई झगड़े होते थे उसमें, वो सब दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया गांव की प्रधानी। अब कोई प्रधानी नहीं, सिर्फ MLA और निगम पार्षद, 2 ही चीज़ हैं बस। उनसे हमें कोई आज तक कोई मदद ही नहीं हुई। जब तक उनके इलेक्शन चलते थे, जब तो हाथ जोड़ते थे, उसके बाद तो वे देखते ही नहीं थे कौन क्या है कहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं उन्हें। ये था इनका तो निगम पार्षद वगैरह का इनका तो। मेरा नाम काजल है और हिमांशु वत्स मेरा बड़ा भाई है, जिसने कि मेरे को हर चीज़ में हर तरह से इतना मोटिवेट किया, इतना हेल्प किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कैसी भी हो, उसने मेरे को हर तरह मदद की है। कभी ये नहीं कहा कि तुझे ये नहीं करना या ये नहीं पहनना या यहाँ नहीं जाना, हर तरह से मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। और इसके लिए मैं उनको थैंक यू ही बोलूँगी कि मतलब आजकल का जो माहौल है कि लड़कियों को कम ही निकलने देते हैं, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। अच्छा, ये तो हो गई अच्छी बातें। आप ये बताओ कि भाई तंग करता है? नहीं, मेरे को तो नहीं करता, बस यही बोलता है पढ़ ले, बस पढ़ने से रिलेटेड ही है, और तो किसी तरह का कोई तंग नहीं किया। तो आपका मन करता है, नहीं करता है, तब भी पढ़ना पड़ता है भाई की वजह से? हाँ, उसके फोर्स में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बाकी तो हाँ। तो वो अच्छा लगता है कि खराब लगता है? एक बार तो बुरा लगता है, फिर बाद में कि हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ तो ये भी स्टैंड करे यहाँ पे। तो आप उनसे इंस्पायर होके आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं उनसे इंस्पायर होके, मैं तो फ़िलहाल तो टीचिंग लाइन में हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसी टीचिंग लाइन में मैं कोई गवर्नमेंट जॉब लूँ, ताकि मैं भी आगे इनको हेल्प कर सकूँ जैसे मेरे भाई ने की है। उनका इतना नाम रोशन किया है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी करूँ। प्राइवेट जॉब भी मैंने की है, स्कूल में, आसपास के प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब की है, बच्चों को पढ़ाया भी है, मैं ट्यूशन भी देती हूँ।
बट मैं कोशिश करूँगी कि भाई और ज़्यादा मेहनत करके मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँ, ताकि मैं अपने घर वालों को मतलब हेल्प कर सकूँ और मेरे को देख के और गर्ल्स को भी मोटिवेशन आए। जो मेरे को लगता है कि ये बच्चे की कम एफर्ट कर सकते हैं पैसे, तो मैं उनसे कम भी लेती हूँ। और जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं यही है कि मेरा कि जिस जो एफर्ट अपना दे सकता है उसको मैं अच्छी मतलब सबको ही अच्छा पढ़ाऊँ, पर मैं सब पे बराबर मेहनत करूँ। पर वही है, मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम ही फीस लूँ बच्चों से। और जो नहीं दे पा रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप हेल्प करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार, सन ऑफ राम प्रकाश, सन ऑफ पंडित खेमचंद, विलेज झटीगरा, दिल्ली। और जो हमारे जो बाबा जी थे पंडित खेमचंद जी, उनके दूसरे पुत्र से हमारे पापा हैं पंडित राम प्रकाश जी। उनमें से हम 2 भाई हैं। दिनेश कुमार मैं बड़ा हूँ, रमेश कुमार मेरे छोटे भाई हैं। उनका जो बेटा एक ही है, हिमांशु वत्स। मेरे पास 2 बेटे हैं, कुणाल प्लस जितेंद्र। ये मेरी वाइफ है विमला देवी, और घरेलू मतलब हाँ जी हाउस वाइफ है। जी 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 सर। तो आप हिमांशु जी के ताऊ जी ताई जी हैं? जी ताऊ जी ताई जी। देखो जी, वो कहावत है, कहा था किसी ने कि पालने में पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, लेकिन हमें शुरू से ही दिख रहे थे कि कुछ है। और जो भी कोई इसको समझ में नहीं आता था या कुछ भी कहता था, तो मुझे कहता था ताऊ जी ये करना है या वहाँ चलना है, अब मेरा ये है। तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं इतना वो हो जाता था होबलैक्स कि अब कितने बजे उठना है, कितने बजे इसको लेकर चलना है। तो वो सब में डील करता था। एग्ज़ाम दिलाने के लिए या कहीं जाना हो या कहीं से लेट हो गया वहाँ से आना हो, वो सब करके हम इसको मेरे को ही वो फॉलो करता था। जी, वो मेरी ही जिम्मेवारी थी। जी सर। देखिए सर कि हमें तो क्या हमें ही अच्छा नहीं, पूरे गांव को ही अच्छा लग रहा है, पूरे हमारे ब्राह्मण समाज को ही अच्छा लग रहा है। और जो हमारे दादा परदादा का जो नाम इस बच्चे ने, हमारे बेटे ने, हिमांशु वत्स ने जो करके दिखाया है, तो इससे शायद और भी बच्चों में कुछ चेतना होनी चाहिए कि वो अगर वहाँ गया है तो हमें और इससे आगे जाना चाहिए। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, जो आज हमने इतना परिश्रम किया है, हमने जो अपना किसी का ले दे के, किसी की ज़मीन किराए पे लेके जो हमने अपनी मेहनत करके अपने बच्चे को उभारा है, लिखाया पढ़ाया है, तो आज हमारा ही नहीं, हम तो बाद में पहले हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। तो ताई जी को कैसा लग रहा है? हाँ जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया हमारा। तो लड्डू तो खुआए ना? लड्डू अभी मंगाएंगे। ये सर। आज़ाद सिंह जी, मैं लड़के का दादा हूँ जी। आते में रेलवे में सर्विस करता हूँ एज ए सुपरवाइज़र, और गांव में ही रहता हूँ। मैं सूबेदार राम कुमार सरोहिया, 28 साल आर्मी में सर्विस की है। उसके बाद दोबारा यहाँ भारत सरकार में नौकरी एज ए टेक्निकल ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, और इसी गांव में रहता हूँ मैं लड़के का बाबा लगता हूँ। श्री भगवान मेरा नाम है। खेती बाड़ी काम है, तो ये नहीं पता दिन कब है रात कब है। ये रात दिन पढ़ाई की है। रात दिन उसको आपने पढ़ाई करते ही देखा? हाँ देखा जी, बाकी संगत किसी की नहीं देखी जी। वैसी संगत कोई है वो नहीं देखी तो जी। इसका तो मेन एम था कि गवर्नमेंट जॉब लेने का, और आज टाइम में इतना कंपटीशन है कि 2 जगह आदमी जा नहीं सकता है, और वो भी इस रिमोट एरिया से, गांव दिल्ली का लास्ट गांव है, और यहाँ से एक बच्चा गेस्टेड पोस्ट पे जाना ये मेहनत के बगैर हो ही नहीं सकता। ये पहला बच्चा है जो हमारा यहाँ से इस गांव के अंदर जो गेस्टेड पोस्ट पे गया है, तो ये तो मेहनत के बगैर हो ही नहीं सकता था। अगर ऐसे घूमेगा तो कहाँ हो पाएगा ये तो हमारे साल का इस गांव का रिकॉर्ड बहुत बड़ा टूटा है। अगर जो बच्चा इस उसमें गया तो हमें बड़ी खुशी है इस मामले में। ये तो हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, यहाँ वो सुविधाएँ नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके इस क्षेत्र में कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ कॉलेजेस या कुछ अच्छे स्कूल यहाँ पे खोले जाएं? ऐसा सर, ये हमारी कोशिश है
और ये ऐसा होगा भी, अच्छे स्कूल भी खुलेंगे। आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आपके और भी पोते हैं और भी आगे बच्चों के बच्चे हैं, भविष्य उनके भविष्य के लिए क्या ऐसा नहीं आप होना चाहिए होना चाहिए जी, आपकी उसके तरफ लिए। से या आपके गांव की तरफ से या समाज की तरफ से, पूरी तरफ से ऐसा होना चाहिए। और क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ फिलहाल ऐसी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, ट्यूशन की सुविधा भी नहीं है, ये जरूर होना चाहिए जी, जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन को फायदा हो। क्या आप सरकार पे दबाव नहीं लोग डालेंगे कि ये इस तरह का कई दफा हमारी ब्राह्मण सभा ने ऐसा किया है जी, उन्होंने एमएलए को भी, दिल्ली सरकार से जो एमएलए है उनको भी किया है, काउंसलर को भी बताया है और कोशिश जारी है इस बारे में। 2 दफा मीटिंग हो चुकी है, इस बारे में पूरा प्रेशर बनाया हुआ है अभी। तो उन्होंने कुछ आश्वासन वगैरह दिया है? आश्वासन दिया है जी, हम करेंगे। अभी नज़दीकी हमारे पड़ोस में जो घुमानेड़ा गांव है, 3-4 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ पे भी अभी हुआ है। तो यहाँ के एमएलए कौन है? ये श्री गुलाब सिंह जी हैं, गुलाब सिंह यादव, वे घुमानेड़ा के गाँव के हैं। क्रिकेट स्टेडियम भी है, हॉकी स्टेडियम भी बनाया वहाँ पे, उस खेलने का स्टेडियम भी बनाया है, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र स्कूल भी खोला था ना। हाँ हाँ स्कूल नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ भी करने के लिए चाह रहे हैं बच्चे भी खुद। एक्चुअली क्या है कि देखो साथ साथ बच्चे के माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो बच्चे को इतना ध्यान देना, इतना हेल्प करना। बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन जब माँ बाप कुछ बताएगा तभी तो बच्चे को पता होता है। तो माँ बाप का भी काफ़ी बड़ा रोल है इस चीज़ में। कोशिश तो करते हैं, फिर अपनी तरफ से इन्होंने ज़्यादा कर लिया तो ये निकल गए। बाकी आपको भी पता है शहरों में देखो हर आदमी गांव से शहर की तरफ भागता है, अगर ये भी सर्विस पे होते ये भी चले जाते पहले से ही। और यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं मिल पाती जी, गाँव में पॉसिबल नहीं है ना इतनी सभी सुविधाएं, ना कोचिंग सेंटर है ना बसों की सुविधा। टाइम पे बैठा रहो बच्चा, बस ही नहीं आएगी, नहीं पहुँच पाएगा उसके लिए अपनी जो वो सुविधाएं अब नहीं है, लेकिन वो सुविधाएं तो आप लोग तो उसको जनरेट करवाएंगे ना, चाहे वो काउंसिल से कराए, चाहे एमएलए से कराए या होगा सर। ये 1-2 साल तो टाइम लगेगा, साल से महीना लग जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। एक विचार है कि बच्चे को सम्मानित करने का और इकट्ठे करके सबको ये बताया जाएगा भी देखो एक एग्जाम्पल सेट किया है ऐसे बच्चे ने, आप लोग भी तैयारी करो। हमारे गांव समाज और क्षेत्र के अंदर सारे मौजूद आदमियों को इकट्ठा करके सम्मानित करने का विचार बनाया है जी। मेरा नाम ज्योति है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, हर्षिता और सक्षम। मेरा नाम कीर्ति है। मैं हिमांशु की बड़ी सिस्टर हूँ, ये छोटी है। सर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे भाई ने पूरे इंडिया में नाम रोशन किया है, चाचा चाची का, हमारा सबका। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। तो मैंने तो अपने ससुराल में बहुत बड़ाई की हुई इसकी। सारे में बाबा हो रही है, हर दोनों परिवार खुश है हमारे। तो हाँ, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे। मेरे चाचा ने पूरी जी जान लगा के, पूरी मेहनत करके इसके पैसे भरे, उसको हौसला दिया कि तू कर सकता है। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे परिवार में सबसे टैलेंटेड लड़का यही निकला। हाँ सर। पूरे गांव में और पूरे फैमिली में, पूरी रिश्तेदारी में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि चलो रमेश के लड़के ने कुछ तो कर दिखाया, टॉप कर दिया मतलब। और हमें तो इससे उम्मीद इतनी है कि हर कुछ भी बात होती है तो इससे जरूर पूछने आते हैं। हाँ सर। कि भाई ये कैसे होगा, भाई ये कैसे होगा, ये ले या ना ले, ये कैसा है कैसा ना। हिमांशु तो हर तरह से टैलेंटेड है, मतलब कि जैसे कि कुछ भी बात होती है घर में सब सॉल्यूशन का हल निकाल देता है। वो बहुत अच्छा लड़का है सर। मैं तो कहती हूँ सभी भाई ऐसे बने। मेरा नाम मोहित वत्स है और मैं हिमांशु का छोटा भाई हूँ, बहुत करीबी, मतलब जिसको दोस्त बोलते हैं वो हूँ। और मैं बहुत पहले से ही हिमांशु को मतलब देखता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन चल रही हैं, कैसे 10th में टॉप किया है, 11th में अच्छे मार्क्स आए हैं, 12th में अपने पूरे एरिया में टॉप किया है। स्टार्टिंग से ही मैं मेहनत करते देखता आ रहा हूँ भाई को, और मतलब अल्टीमेट लेवल की जिसको मेहनत बोलते हैं वो की है। और यही बोलूँगा मैं कि भाई ने जब मेरे से मतलब कुछ भी मदद ली है, मैंने भाई से ली है, तो उसमें कोई भी मतलब ये नहीं आया कि भाई ने मना किया हो या मैंने कभी मना किया हो। भाई ने जब याद किया, जब मैंने मतलब हेल्प की भाई की। और यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी में टॉप करना कोई मतलब छोटी बात तो है नहीं। और भाई ने कभी भी नीचे से मतलब ये नहीं देखा कि मैं मतलब कम लेवल के एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, आपको पता है CGL वगैरह एक्सेट्रा जो भी हैं, उनमें मतलब बहुत ही कम मतलब ट्राई किया, डायरेक्ट ही मतलब यूपीएससी को गेन करने की कोशिश की है। मैं MCA कर रहा हूँ अभी, परसुइंग MCA गुरुग्राम से, और मैंने BCA पास आउट किया जनकपुरी से। तो इन्होंने आपकी कितनी हेल्प की पढ़ाई के अंदर?
मतलब हर एक चीज़ में मतलब भाई ने ये बताया कि बुक्स भी सजेस्ट की हैं तो ये पढ़ ले, अच्छा ये कर रहा है तो ये पढ़ ले, और मतलब ये सजेस्ट भी किया अगर तेरी 12th हो गई, मतलब मार्क्स पे डिपेंड करता है अगर तो ये कर ले, इंटरेस्ट बता किस चीज़ में है, मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो भाई ने बताया कि ये फील्ड में जा, ये कर। फिर उसके बाद मतलब ये बताया कि अगर बैचलर हो गई तो उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूरी है करना, मास्टर करनी ज़रूरी है। पढ़ाया भी है, जैसे डाउट्स हो गए, डाउट्स पढ़ाना तो यही होता है, कोई डाउट्स क्लियर करना है, और मतलब डाउट्स भी ऐसे क्लियर किए हैं जैसे तो मतलब अल्टीमेट तरीके से जो होता है ना, मतलब टॉपर बच्चे जिससे जो भी कुछ पूछ ले तो तभी बता दिया ले भाई। जी मैंने एग्जाम दिए हैं, जो भाई ने दिया था मेंस दिया था, आईआईटी मेंस, वो भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे मेरे, तो मैंने फिर यही मतलब डिसीजन लिया कि ना मैं अपना मतलब बैचलर डिग्री मतलब अपना साल ड्रॉप करके मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेता हूँ, अपना वेस्ट नहीं करूँगा मैं टाइम। मैंने ये सजेशन लिया था। हाँ, साथ साथ मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, ये मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ और हेल्प ले रहा हूँ भाई की। गवर्नमेंट जॉब अभी भी उतनी डोमिनेटिंग है, क्योंकि अभी हमने कोविड में देखा, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिनका ले ऑफ हुआ, तो वो एटलीस्ट हमें नहीं झेलना पड़ेगा कभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। इसके अलावा जो और भी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, क्योंकि हम जो लोगों के ग्रीवांसेस रिजोल्व कर रहे हैं, हम गाँव में रहने वाले लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्शन जब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ होता है तो उनको रियलाइज होता है कि ये है वो इंसान जो हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा और सोल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं वो मोटिव हम लेकर के चलते हैं कि हम भी यही करना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर मेरे पास आ रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसको ये ना कहना पड़े कि यार मैं तो प्राइवेट नौकरी वाला हूं, मैं क्या ही हेल्प करूंगा। पैसा कितना भी कमा लेगा प्राइवेट वाला, शायद उतनी हेल्प ना कर पाए जितना एक गवर्नमेंट ऑफिसर कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने, और अपने भाई को भी मैंने यही समझाया, अपनी बहन को भी यही समझाया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा जो आप खुद के लिए तो करोगे, अपनी फैमिली के लिए करोगे, अपने गांव के लिए करोगे, लोगों के लिए करोगे, उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे। एक मैंने खुद भी देखा एक आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, कैसे वो उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनते हैं। लोअर लेवल का ऑफिसर शायद ना सुन पाए, बट एक ऑफिसर जो होता है वो बैठ के उनकी बातों को ध्यान से सुनता है। और मेरे भी कई इंसिडेंट रहे हैं जहां पे मैंने ऑफिसर के साथ बात करी है और उनसे अपना उन्होंने मेरी हेल्प भी करी है इस चीज के अंदर। तो यही एक मोटिव था जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने का है कि इसमें मजा भी आता है, किसी को कुछ दे पा रहे। वही पब्लिक सर्विसेज जो है ना, वो एक मेन मोटिव है। वो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में आकर के करो, टीचिंग के थ्रू करो, और मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाला करता नहीं है, करता है, लेकिन शायद उतना डेवलप तरीके से ना कर पाए जितना एक पब्लिक सर्विसेज का इंटेंशन लेके रखने वाला काम करेगा।